ओरन को उसकी गिल्ड मेंबर्स ने उसकी खुद की ही गिल्ड से बाहर निकाल दिया क्योंकि इन लोगों के हिसाब से ओरन का सपोर्ट मैजिक काफी बेकार है और इन्हें एक अच्छे सपोर्टर की जरूरत है जो कि इन्हें डंजन के 100th फ्लोर को कॉन्कर करने में मदद करे। लेकिन ओरन के लिए ये बस गिल्ड नहीं थी, ये उसका बचपन का सपना था, तो वो इसे नहीं मानता और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तब उसका खुद का बचपन का दोस्त ओरन को बोलता है, ओरन अब और बेइज्जती करवा कर कुछ फायदा नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारी एबिलिटीज इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। और उसके साथ साथ एनेली और डेरिक भी बोलते हैं, मुझे तो हमेशा से पता था हमारी पार्टी में अगर कोई और सपोर्टर होता तो अभी तक हम 100th फ्लोर को कॉन्कर कर लेते। इसी की वजह से मुझे डंजन के टाइम पर इतनी सारी चोटें लगी है, इन सब का जिम्मेदार तू ही है ओरन। तुम अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो और हमें होल्ड बैक कर रहे हो, तो प्लीज अपनी कोई और हीरो पार्टी ढूंढो। ये ओलिवर है जिसे कि देखने के बाद ओरन को उसके बचपन के दिन याद आते हैं जब इन लोगों का सपना हुआ करता था कि ये लोग बड़े होकर एक हीरो पार्टी फॉर्म करेंगे जो कि किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी होगी। और आज यही ये बात कर रहा है जबकि ओरन ने इन लोगों की इतनी हेल्प करी, यहाँ तक कि ये लोग फ्लोर 94 पर भी पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से ये बन चुके हैं वर्ल्ड की नंबर 1 गिल्ड। ओरन भी एक्चुअली में एक सोर्ड्समैन था, लेकिन इनकी टीम में स्टार्टिंग में कोई सपोर्टर ही नहीं था, जिसकी की वजह से ओरन ने अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर इस सपोर्ट मैजिक का साथ दिया और स्पेसिफिकली हर एक पार्टी मेंबर के हिसाब से अलग अलग सपोर्ट मैजिक कास्ट करे। लेकिन आज इसकी इतनी मेहनत का ओरन को ये फल मिला कि इसे पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन एनेली का इतने से पेट क्यों भरा था, वो तो ओरन को बोलती है, तुम हो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऐसा इंसान जो कि सब कुछ अपने आप करने की सोचता है। तो इसके बाद ओरन डिसाइड करता है कि ये आज से किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा और अपनी सोलो पार्टी को फॉर्म करेगा। और इसके बाद ओरन डंजन में आ जाता है और एक छोटे फ्लोर से शुरुआत करता है। ये मेरे हाथ में तलवार है, इसे चलाए हुए कम से कम 10 साल हो गए, तो क्यों ना इसी के साथ टेस्ट करा जाए। और देखते देखते ओरन खत्म कर देता है काफी सारे डीमन रैबिट्स को। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं इविल गॉब्लिन्स जो कि आकर ओरन पर हमला करते हैं। लेकिन हमारे ओरन को इसका पहले से अंदाजा था और ये एक काफी सही मौका था उसके सपोर्ट मैजिक को अपने खुद के ऊपर यूज करने का। तो वो अपने ऊपर सपोर्ट मैजिक को कास्ट करता है और भिड़ जाता है इतने सारे गॉब्लिन से, वो भी अकेला। और देखते देखते सभी गॉब्लिन्स का काम तमाम हो जाता है और नोटिस करता है इसका जो सपोर्ट मैजिक है वो खुद पर बस 180 सेकंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सभी स्टोन्स को कलेक्ट करने के बाद ओरन जाता है सीधा उस फ्लोर की कोर के पास, जहाँ पर जाकर वो अपना गिल्ड कार्ड लगाता है और सोचता है तो चलो कल से मैं सीधा लेवल 7 पर जाऊंगा। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो देखता है कुछ एडवेंचर्स भागते भागते आ रहे थे। अरे भाई जल्दी भागो, जान बचानी है हमें, जल्दी से इस टेंशन से निकलो यार। लेकिन ओरन को इनसे क्या मतलब था, वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, अबे ओए हम भाग तो आए लेकिन वो लड़की वहीं पर छूट गई। अबे बेवकूफ, हमें अपनी जान बचानी है, पहले हम अपने टीममेट की हेल्प कैसे करेंगे अगर हम खुद ही जिंदा न रहे तो, मर जाने दो। लेकिन ओरन को इन सब की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो उन्हें बोलता है, तुम लोग बुज़दिलो जिसने की एक छोटी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया और अब यहाँ पर खड़े होकर अपने डिसीजन को राइट बनाने में तुले हुए हो। अबे तू होता कौन है हमें बताने का कि हमें क्या करना है, ये ले। और ऐसा बोलकर ओरन के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन हमारा ओरन है एक बंदे को सीधा धोबी पछाड़ देने के बाद ओरन बोलता है, जल्दी बताओ तुम लोगों ने उस बच्ची को कहाँ पर छोड़ा है। और हम देखते हैं दूसरे फ्लोर पर जहाँ पर काफी सारी औरत इस बच्ची के पीछे पड़ी थी। मुझे छोड़ दो बैरियर मैजिक, प्लीज मेरी बड़ी बहन को मेरे पास बुला लो, वही है जो मुझे बचा सकती है, प्लीज कोई भी बचा लो। और ओक्स ट्राई करती है इसके मैजिक को तोड़ने का, लेकिन वहाँ पर इनके ऊपर हमला करता है हमारा अपना ओरन, जो कि सबसे पहले एरो शॉक का इस्तेमाल कर अपने ऊपर बफ मैजिक का इस्तेमाल करता है। देखते देखते सभी ओक का काम तमाम कर देता है। हाँ तो बच्ची तो ठीक तो है ना, मैं जिंदा हूँ। हाँ तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
लेकिन वो बच्ची बोलती है, अरे भाई साहब मेरा नाम तो सुनते हुए जाओ, मैं हूँ सोफी क्लोडेल। क्लोडेल? हाँ। और वो सिंबल ये पक्का रैबिट गिल्ड से है। हेलो, मेरा नाम है ओरन। मैं ये कह रही थी, आपने मेरी जान बचाई है तो क्या आप मेरे साथ एक डिनर पे चलोगे हमारे घर पर प्लीज? हाँ ठीक है। जिसके बाद वो ले जाती है उसे एक रैबिट गिल्ड की शॉप पर। रैबिट गिल्ड जो है वो वन ऑफ द पॉपुलर गिल्ड है और ये गिल्ड नंबर 2 पर आती है। और जब अरुण आगे जाकर देखता है तो उसे दिखती है वहाँ पर सेल्मा क्लोडेल। अरुण, क्या तुम मेरी बहन को जानते हो? इसे कौन नहीं जानता, ये है फेमस सेल्मा क्लोडेल जिसने की सपोर्ट मैजिक को इतना ज्यादा फेमस करा है। इसी के साथ साथ इसी ने एक पार्टी में हर एक बंदे का एक डिफरेंट रोल इन्वेंट करा है, जैसे कि अटैकर अटैक करेंगे, डिफेंडर हर एक अटैक को अपने ऊपर लेंगे, एक बंदा मैजिक को कास्ट करेगा और एक सपोर्टर होगा। इसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान बची है और वाकई में यही रीजन है मेरा हीरो पार्टी से निकलवाने का। लास्ट महीने हमारी गिल्ड और रैबिट गिल्ड के बीच एक जॉइंट एक्सपीडिशन हुआ था जिसमें कि एनली, डेरिक और ओलिवर ने इसके स्पेल्स देखे और उसके बाद से उन्हें मैं कमजोर लगने लगा। अब सोफिया और अरुण बहस करते हैं, अबे तू पीडोफाइल है क्या? मेरी छोटी सी 14 साल की बहन के पीछे पड़ा हुआ है। अरे नहीं दीदी, और तो मेरी जान बचाई थी। ये मत बोलो, तुम वापस इस डेंजन में गई थी। अब ये लोग बैठकर आराम से खाना खाते हैं। तभी सेल्मा बताती है अरुण जो है वो हीरो पार्टी का मेंबर है और सोफी शौक हो जाती है। लेकिन अरुण बोलता है, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तो अब मैं हीरो पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। तो इसका मतलब तुम फ्री हो, है ना अरुण? हाँ 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 हाँ। तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना तुम सिल्वर रैबिट को ज्वाइन कर लो। लेकिन तुम्हें ये सही लगता है कि मैं अपनी पार्टी को छोड़ने के बाद ही तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन कर लूं? मेरे दोस्त कितना गुस्सा होंगे। अबे वधु, पहले पूरी बात सुनो। मैं बस तुम्हें इतना बोलना चाहती हूँ, हम कल एक टीचिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के टीचर बन जाओ। हम उन लोगों को 3 दिन में 50th फ्लोर पर ले जाना चाहते हैं। एक नॉर्मल एडवेंचरर को 6 महीने लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में और तुम ये काम 3 दिन में करने वाली हो। हाँ मुझे भी पता है, लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स ने कहा है उन्हें 3 दिन में 50 फ्लोर चाहिए और हम ढूंढ रहे हैं स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को जो कि एक फ्लोर बॉस को अकेले ही हरा दे। तो प्लीज क्या तुम हमारा साथ दोगे अरुण? और सोफी भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और अरुण मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करने वाला हूँ तो मैं एज अ स्वॉर्ड्समैन करूंगा, क्योंकि अब मैं वापस से अपनी स्वॉर्ड को चलाया करूंगा और सपोर्ट मैजिक को धीरे धीरे कम करूंगा। ठीक है, तो कल रैबिट HQ में आ जाना। तो अरुण वहाँ से उठकर जाता है, लेकिन उसको अपने आप पर भरोसा नहीं था तो वो वापस से एक शॉप पर जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसका स्वागत करता है। दद्दू, बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे वो बेटा, बिजनेस तो तुम्हारी वजह से काफी ठीक चल रहा है। तुम हीरो पार्टी के मेंबर जो हो। हाँ दद्दू, उसी बात का तो दुख है, अब मैं हीरो पार्टी का मेंबर नहीं रहा और अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेरी मोर देन इनफ मदद कर दी है और वैसे भी इस बूढ़े शरीर को और क्या चाहिए। मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि तुम बन जाओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि तुम एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो। सलमा अपनी गिल्ड में वापस आती है और अपने लीडर को बताती है, सर मैं आपके लिए एक न्यूज लेकर आई हूँ, अरुण ने अपनी गिल्ड को छोड़ दिया है। क्या हीरो पार्टी बेवकूफों से भरी है और उनके बिना उनकी पावर्स क्या ही रह गई है? हाँ सर, आप सही कह रहे हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका मैजिक तो काफी वीक है, लेकिन जो उसे एक दमदार अपोनेंट बनाता है वो है उसकी कास्टिंग स्पीड। तो अब अगले दिन अरुण भी घूमते घूमते सिल्वर रैबिट गिल्ड में आ जाता है। वे लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि हम पहले दिन 26th फ्लोर पर जाएंगे, जिसके की बाद डे 2 पर हम जाएंगे 36th फ्लोर तक और फाइनल डे पर 50th फ्लोर पर जाकर हम करेंगे हमारी स्टडी जर्नी को एंड। और फिर अरुण टीम मेंबर्स के बारे में पूछता है, जिसमें कि सलमा बताती है एक टीचर के साथ हो गए 3 स्टूडेंट्स और टोटल 10 टीमें जा रही है। अब पैसों की बात होती है, उनका लीडर बोलता है, अरुण मैं तुम्हें अभी 2 गोल्ड कॉइन दूंगा और जब टास्क खत्म हो जाएगा तो 10 गोल्ड कॉइन लेकर तुम्हारी पेमेंट को खत्म समझना। अरे वाह, इतनी पैसे, मजा आ गया यारो आज तो। अब थोड़ी देर बाद अरुण उन रुकीज के आगे जाता है। थोड़ी देर में सोफी और सलमा भी वहाँ पर आ जाती है। अब सलमा अरुण को बाकी टीचर्स के पास लेकर जाती है और उन्हें बोलती है, देखो दोस्तों ये है अरुण एंड ये आज हमारा साथ देने वाला है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अब सलमा, लोगों का इतना ज्यादा मोरल बूस्ट मत
करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। अब अरुण को वे लोग बताते हैं, हेलो मेरा नाम है एंथम और मैं एक डिफेंडर हूँ। मैं हूँ बर्नार्ड और मैं भी एक डिफेंडर ही हूँ। और मेरा नाम है कैथी और मैं एक हीलर हूँ। तो मैं हूँ अटैकर और सलमा है एन्चेंटर। काफी बैलेंस्ड पार्टी है। हाँ तो अरुण चलो स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। मैं तुम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम सारे रुकी होने के बावजूद एडवेंचरिंग जैसे खतरनाक जॉब में हमारा साथ दे रहे हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारा गोल काफी बड़ा है। हमें 3 दिन के अंदर अंदर फ्लोर 50 तक पहुंचना है। लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि हमारे साथ होगे अरुण। ये अपनी पार्टी के साथ फ्लोर 94 तक पहुंच चुका है। ये एक हीरो पार्टी का मेंबर था और इसे ग्रेट डंजन के बारे में किसी से भी ज्यादा पता है। सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर अरुण हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सलमा अरुण को बोलती है, अरुण मैंने तुम्हें बोला था ना हम सभी को एक एक पार्टी को संभालना है, तो मैं तुम्हें इंचार्ज बनाती हूँ ग्रुप 10 का। वे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स है। और जब अरुण देखता है तो उस पार्टी में होते हैं सोफिया, लोगन हेवर्ड जो कि खुद एक सपोर्टर होता है, कैरोलिन जो कि एक डिफेंडर और सोफी जो कि एक कास्टर है। अब ये लोग एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगते हैं। अब यार लड़की तू डिफेंड करती है, तू तो बस आगे जाकर स्पीड में डॉज करती है। तू भी काफी कमजोर है भाई, तेरे ही एन्चेंटमेंट्स के बाद मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। अरे नहीं यार, लग रहा है ये लोग प्रॉब्लम चाइल्ड है, इसी वजह से मुझे इस ग्रुप का लीडर बना दिया। अब ये सभी लोग डंजन में चल रहे थे। चलते चलते कैरोलिन अरुण से उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन अरुण उसे कुछ भी नहीं बताता। वो बोलती है, अरुण तू सचमुच काफी रूड हो। अब ये लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से इन लोगों के ऊपर 2 वुल्फ हमला करती है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं थी, हमारे अरुण को पहले से इन सारी चीजों का अंदाजा था, तो उसने ऑलरेडी आगे आगे चलते चलते पीछे ट्रैप मैजिक लगा दिया था। अब चलते चलते ये पहुंच जाते हैं फ्लोर 20 पर। अरुण अभी तक टीम के प्रोग्रेस से काफी खुश था। जो लोगन है वो एक काफी अच्छा इंचेंटर है और एक दिन वो एक एसरिंग एडवेंचर भी बन सकता है। लेकिन इस भाई साहब को एक ऑर्डर देना नहीं आता क्योंकि इसके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। लेकिन एक इंचेंटर का ही जॉब होता है और टीममेट्स को गाइड करना। इसके बाद जो कैरोलिन है उसकी स्पीड तो काफी अच्छी है, लेकिन 2 प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो जब भी वो किसी मॉन्स्टर को देखती है तो वो तुरंत ही उसके पास भागती है, और दूसरी वो सिर्फ 2 डैगर्स का इस्तेमाल करती है। और सोफिया तो एक नॉर्मल सी रुकी है जिसका की मैजिक इतना पावरफुल भी नहीं है। अब इन लोगों के टीचर्स फ्लोर 20 के बॉस को हरा देते हैं, जिसके के बाद शाम हो चुकी थी। तो वे लोग वहाँ पर अपना एडवेंचरिंग कार्ड लगाकर प्रोग्रेस सेव करते हैं और बाहर आ जाते हैं। और सलमा को बोलता है, वाकई में सलमा तुमने सच कहा था, ग्रुप 10 में काफी पोटेंशियल है, लेकिन मेरे को बस चिंता है तो है कैरोलिन की। लग रहा है तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो पहले के मुकाबले काफी अच्छी हुई है। अच्छा, मैं बस ये जानना चाहूंगा कि वो पहले कैसी थी। अब अगले दिन अरुण बूढ़ों वाले शौक पाल कर एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, जिसके की फर्स्ट पेज पर ये लिखा था, हीरो पार्टी की तरफ से ये मैसेज है, हम लोगों ने निकाल दिया है अरुण नाम के हमारे उस इंचेंटर को। अब उसका और हमारी पार्टी का कोई भी रिश्ता नहीं है। ये उन लोगों ने काफी गलत करा है। कहीं इस न्यूज को सुनने के बाद बाकी बच्चे अपना कॉन्फिडेंस और भरोसा मेरे ऊपर से ना तोड़ दे। और सलमा ने तो मेरी इतनी अच्छी इमेज भी बना रखी है। तभी उसे पीछे से आवाज देती है उसकी फॉर्मर पार्टी की मेंबर ल्यूना। ल्यूना इकलौती ऐसी मेंबर थी जो कि अरुण से तमीज में बात करा करती थी, और जब अरुण को पार्टी से निकाला जा रहा था ये कहीं बाहर गई थी। ल्यूना अरुण से रिक्वेस्ट करने आई थी, प्लीज तुम वापस से हीरो पार्टी में आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम्हें पार्टी ने भेजा है? नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटीज के बारे में पता है। प्लीज अरुण, काफी देर हो चुकी है, लग रहा है तुमने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा, उन लोगों ने मेरे बारे में क्या लिखा है। अब मैं वापस नहीं जा सकता, माफ करना। लूना बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस पेपर में क्या लिखा था, लेकिन तुमने और मैंने प्रॉमिस करा था कि हम ग्रेट डंजन को एक साथ क्लियर करेंगे। तुमने, मैंने और ओलिवर ने, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ग्रेट डंजन को एक
एक साथ क्लियर करेंगे, लेकिन ओलिवर ने ही मुझे ग्रुप से निकाला है, तो अब मैं वापस नहीं जाने वाला। और ऐसा बोलकर हमारा अरुण वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते अरुण ये सोचता है, उन लोगों को क्या लगा मैं वीक हूँ, लेकिन उनकी उस आर्टिकल के बाद यहाँ पर कितने सारे लोग मेरे पर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। क्या मैं इन लोगों से नजरें मिला सकता हूँ? और वाकई में सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और अरुण समझ जाता है इन लोगों में और इनके एटीट्यूड में काफी चेंज है। सलमा वहाँ पर आकर उसके आगे झुकती है। माफ करना अरुण, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, वरना मैं थोड़ा कम बोलती कल। कोई नहीं, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन ये बात तो सच है ना अरुण, तुम 94th फ्लोर तक गए थे और वैसे भी कल तुमने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो क्यों ना आज भी सेम चीज को कंटिन्यू करा जाए। अब अरुण अपनी टीम 10 के पास आता है और उन्हें बोलता है, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ मास्टर, लेकिन उसमें काफी सारी बातें झूठ लिखी हुई है ना? नहीं, काफी सारी बातें सच है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा चेंज क्या हुआ है। मैंने तो पहले बता दिया था कि मैं हीरो पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। कुछ चेंज नहीं हुआ है सर, आप अभी भी हम लोगों के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो। मैंने अपनी नजरों से देखा था, आपने कुछ सेकंड में काफी सारी औरस को हरा दिया था। आप वीक नहीं हो। स्ट्रॉन्ग का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को इतना बोल सकता हूँ कि मैं वीक नहीं हूँ, और इतना तो बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें फ्लोर 50 तक नहीं पहुंचा सकूं। बस मुझ पर भरोसा रखना, मैं हमेशा तुम्हारी जान बचाऊंगा। अब ये सारे लोग डंजन के अंदर जाते हैं और अरुण देखता है सभी लोग कल के मुकाबले काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसे टेंशन है लोगन की, जो कि अरुण को अपना मास्टर मान चुका था। लोगन को अरुण के ऊपर अब इतना यकीन नहीं रहा था और देखते ही देखते ये लोग पहुंच जाते हैं 31th फ्लोर पर, जहाँ पर अरुण उन्हें रोकता है क्योंकि आगे मॉन्स्टर्स है। लेकिन तभी कैरोलिना आगे भागती है और एक गॉब्लिन के ऊपर हमला करती है। अरुण सोफिया को बोलता है, अपना मैजिक कास्ट करना स्टार्ट करो और तुम लोगन जल्दी से मैजिक और स्ट्रेंथ इन लोगों की बूस्ट करो। लोगन देखता है कल के मुकाबले आज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया। अरुण मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है और मैं बस उन्हें फॉलो करता हूँ और हम देखते हैं लोगन भी दो सपोर्ट स्पेल्स को एक साथ कास्ट कर पा रहा है। लोगन देखता है कुछ ऑग्स ने भी हमला कर दिया है और सोफिया उनसे अकेले लड़ने की कोशिश कर रही है और अरुण भी उसके पास खड़ा है। लोगन को लगता है सोफिया इन ऑग से नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि इसे इनसे डर लगता है, और ये सच भी साबित होता है। लेकिन हमारा अरुण पहले से ही प्लान बना चुका था, तो वो एक बफ स्पेल का इस्तेमाल करता है, एजिलिटी डाउन, जो कि उस ऑर्क को काफी ज्यादा स्लो बना देता है। इसके के बाद वो जाकर सोफिया को मोटिवेट करता है और सोफिया फायर जेवलिन से उस ऑर्क का काम तमाम कर देती है। और अरुण देखता है सोफिया ने पहली बार एक एडवांस्ड मैजिक का इस्तेमाल करा। लोगन मनी मन सोचता है ये तो काफी पावरफुल है, मैंने आज तक ऐसा कभी कोई स्पेल नहीं देखा, और इनको हीरो पार्टी से क्यों निकाला गया। अब तभी आगे चलते चलते इन लोगों के आगे टुरेंटिला नाम का ये स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है। अरुण बोलता है लोगन वो उन्हीं स्पेल्स का इस्तेमाल करो, और हम देखते हैं कैरोलिन को जो कि आगे उनसे लड़ने भाग जाती है। अरे यार, ये अरुण पागल हो चुका है क्या? सेम ऑर्डर्स कौन देता है? ये तो एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर लग रहा है। लोगन अब आगे कूदने वाला था कैरोलिन की मदद करने के लिए, लेकिन अरुण उसे रोकता है और कैरोलिन को ऑर्डर देता है इसके ऊपर से जंप करना, अदरवाइज तुम पर पॉइजन लग जाएगा। और वो ऐसा ही करती है, जिसके के बाद लोगन उस पर एजिलिटी बूस्ट का इस्तेमाल करता है और अब कैरोलिन उसके सारे अटैक्स को डॉज कर पा रही थी। अब अरुण सोफिया को बोलता है जल्दी से एयर स्लैशेस का इस्तेमाल करो, और सोफिया अपने मैजिक से उसकी आधी टांगों को काट देती है। लोगन जल्दी से स्ट्रेंथ अप का इस्तेमाल करो, और तभी हम देखते हैं उस स्पाइडर ने कैरोलिन को अपने वेब में फंसा लिया है और धीरे धीरे कर वो उसे खाने की कोशिश कर रही है। कैरोलिन जल्दी से उसके वेब को अपने डैगर से काटो, तुम अभी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। लोगन देखता है और उनने पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि सामने वाला मॉन्स्टर कौन सा अटैक करने वाला है, और इसी के हिसाब से उसने मुझे बफ लगाने के लिए बोला, और ये मुझे पहले ही बता देता है कि मेरा कौन सा स्पेल खत्म होने वाला है। वाकई में यार, ये अरुण तो जीनियस है। कैरोलिना चिल्लाती है और मैं भी इसके स्पाइडर वेब्स को नहीं काट पा रही हूँ। और देखता है कि लोगन जो है वो सिर्फ 3 स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो
इनकी थोड़ी हेल्प करता है और कैरोलिना के डैगर्स को शार्प कर देता है, जिसके की बाद वो उसके स्पाइडर वेब से निकलती है और सोफी रॉक एरो का इस्तेमाल कर उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देती है। इन लोगों का आज का एक्सपीडिशन भी काफी अच्छा गया और ये लोग फ्लोर 25 तक पहुंच चुके हैं। अब ओरन तो वहां से जा रहा था, तभी एंथम और बैनर्ड उसे रोकते हैं और कहीं पे खाना खाने के लिए जाने के बारे में पूछते हैं। अरे बिल्कुल भाई, चलो कुछ खा कर आते हैं। रास्ते में लोगन उन्हें बोलता है, तुमने मुझे बताया था ओरन ने तुम्हारी एक बार जान बचाई। हाँ, 3 दिन पहले मैं डेंजर में गई थी और मुझे काफी सारे ओक्स ने घेर लिया था, तब ओरन ने मेरी जान बचाई। क्या वो अकेला ही था? हाँ, अकेला था वो। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो उसने किन किन स्पेल्स का इस्तेमाल करा? सबसे पहले तो एक विंड ब्लास्ट था, इसके बाद उसने अपनी सोर्ड को भी बफ करा था। शार्पनेस, अब यही वो स्पेल है। कैरोलिन तभी बोलती है, लग रहा है उसने मेरे डैगर्स पर भी सेम स्पेल का इस्तेमाल करा था, वो एकदम से काफी ज्यादा शार्प हो गए थे। और सोफिया, तुम बता रही थी वो एक स्वॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ तक अभी तक मैंने उसे देखा है वो एक परफेक्ट एन्चेंटर है। इसके अलावा वो स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है और एक एडवांस्ड स्पेल भी उसके लिए कास्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा उस बंदे के पास अपने कुछ ओरिजिनल स्पेल्स भी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अन हीरो पार्टी को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही थी क्या? और तो सेल्मा से भी अच्छा एक इंचेंटर है और इसी के साथ साथ उसे बैटलफील्ड की भी नॉलेज है। मैं बिल्कुल ओरन जैसा ही बनना चाहता हूँ। अब एंथम और ओरन मिलकर खाना खा रहे थे। ये लोग उस आर्टिकल के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन ओरन बोलता है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा है। हाँ ओरन, लेकिन उसमें ये लिखा था ना कि तुम तो एक इंचेंटर हो, तो तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हो? वो दरअसल मैं स्टार्टिंग में एक स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था, लेकिन हमारी पार्टी उसमें एक इंचेंटर की जरूरत थी तो मैंने क्लास बदली, और वाकई में क्लास बदलना काफी मुश्किल होता है। तो अरुण, तुम्हें स्पोर्ट्समैन बनने के लिए किसने इंस्पायर करा था? वो दरअसल मैं हमेशा अपने दादाजी के साथ रहा करता था और वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, उन्हीं ने मुझे इंस्पायर करा एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए। तो तुम किस टाइप के स्पोर्ट्समैन बनना पसंद करोगे? मैं बनना चाहूंगा एक ऐसा स्पोर्ट्समैन जो कि कुछ भी कर सके, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो आज अब फाइनली है डे 3 और आज वो आखिरी दिन है जब और रैबिट गिल्ड के साथ है। लेकिन सोफिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ओरुन आज इन्हें छोड़कर जाने वाला है, तो वो उसे मनाने की कोशिश करने वाली है। लेकिन तभी सेल्मा ओरुन को अपने पास बुला लेती है और रास्ते में चलते चलते ओरुन सुनता है, भाई तुमने सुना आज हीरोज पार्टी फ्लोर 92 पर जा रही है। वे ये देखना चाहते हैं कि इनकी नई पार्टी कैसे काम करने वाली है। और अरुण ये सुनने के बाद काफी शॉक हो जाता है। उन्हें पहले लोअर फ्लोर्स पर जाना चाहिए क्योंकि फ्लोर 92 पर है ब्लैक ड्रैगन। लेकिन अब ये मेरी दिक्कत थोड़ी है, ऐसी तैसी करवाए वे लोग। और हम देखते हैं फ्लोर 92 पर, जहां पर ओलिवर अपनी पूरी टीम के साथ तैयार होता है और इनकी पार्टी में थी फिली, जो कि इनकी एक न्यू इंचेंटर है। सभी लोग काफी खुश थे सिवाय ल्यूना के, और ओलिवर को भी ये पता था ल्यूना कभी भी फिली को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले जब फिली को ये लोग अपने गिल्ड में लेकर आए थे तब डेरिक और एनिली काफी ज्यादा खुश थे। अरे वाह, अब हमें अच्छे अच्छे बफ्स मिला करेंगे और हमारी स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी। उस ओरुन से तो हमारा पीछा छूट गया। वाकई में यार, उसने हमारा जीना हराम कर रखा था। एक तो वो इतने ऑर्डर्स देता था, तभी यूना वहाँ पर आ जाती है और वो उन्हें बोलती है, 1 सेकंड रुकना सारे, इधर आओ। क्या मैं तुम लोगों से ये पूछ सकती हूँ ओरुन सिल्वर रैबिट की गिल्ड को क्यों ज्वाइन कर चुका है? उस गद्दार ने सिल्वर रैबिट को ज्वाइन कर लिया, हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। कोई मुझे बताएगा मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है? ओरुन ने पार्टी को छोड़ दिया है, इसका मतलब है ओरुन को अब हमारे पर भरोसा नहीं रहा। तुम तो ऐसा बोल रही हो ल्यूना जैसे कि वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो और उसने हमें छोड़ा हो। हाँ, ये सच है, ओरुन हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम फ्लोर 94 तक इसी वजह से पहुंच पाए हैं क्योंकि ओरुन अभी तक हमारे साथ था। ओलिवर उन्हें बोलता है, बीती हुई बातों को याद कर कर अब कुछ फायदा नहीं है। मैं तुम्हारा लीडर हूँ और मैं जो बोलूंगा तुम वही करोगे। हम परसों जा रहे हैं फ्लोर 92 पर ये देखने कि फिली की एबिलिटीज कैसी है। लेकिन वहाँ पर तो ब्लैक ड्रैगन है। क्या तुम पागल हो चुके हो? हम इतनी मुश्किल से लास्ट टाइम जीते थे। हमें इतनी मुश्किल इसी वजह से हुई थी क्योंकि पिछली बार हमारे साथ ओरुन था और इस बार फिली, जो कि उससे एक काफी स्किल्ड एन्चेंटर है, वो हमारी हेल्प करने वाली है।
अब हम देखते हैं ये लोग लड़ रहे थे एक मेहमत से। ओलिवर ये नोटिस करता है जब भी मेरे बस उतरते हैं तो मुझे मेरा शरीर काफी भारी लगता है। फिली तुम क्या कर रही हो? चिल्लाओ मत, मुझे अभी तुम्हारी टाइमिंग सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगने वाला है यार? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जब हमारी पार्टी में ओरन था और फिर मेहमत इनके ऊपर हमला करता है और डेरिक उसे ब्लॉक। लेकिन डेरिक को भी अपना शरीर काफी भारी महसूस हो रहा था और पावर घटी हुई। एनली भी जब अपने एडवांस्ड मैजिक का इस्तेमाल करती है तो उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो चुकी थी। इनकी पार्टी बिल्कुल कोई सी रैंक पार्टी जितनी पावरफुल हो रखी थी। ओलिवर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। और फिली तुम हमें ऑर्डर क्यों नहीं दे रही? अबे तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ पर तुम लोगों को बफ भी करूँ और इसी के साथ साथ हर चीज भी संभालूं। मेरे बस की नहीं है सारी चीजें करनी, खुद कर लो यार। और मजबूरन ओलिवर को कमांड संभालनी पड़ती है और वो फिली और डेरिक को स्प्लिट होने का ऑर्डर देता है। लेकिन ल्यूना बोलती है हम लोग काफी कमजोर हो चुके हैं और ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि एनली तुम्हारी वजह से ओरुन हमारी पार्टी से जा चुका है। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं इनके ऊपर आ चुका है ब्लैक ड्रैगन और अब मामला काफी इंटेंस हो चुका था। ये लोग जो भी एक मेहमत से ढंग से नहीं लड़ पा रहे थे, इनका क्या चांस है ब्लैक ड्रैगन से लड़ने का। और ओलिवर बोलता है ये बॉस एरिया छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है। ल्यूना उन सभी को बोलती है जल्दी से भागो यहाँ से, हम ब्लैक ड्रैगन को नहीं हरा सकते। लेकिन ओलिवर नहीं मानता और वो आगे चार्ज करता है। ब्लैक ड्रैगन के काफी छोटे से स्पेल से ही डेरिक काफी दूर जाकर गिरता है। ल्यूना उसे हील करती है और फिली तो एक जगह पर फ्रोज हो गई थी। एनली के अटैक्स का तो कुछ असर ही नहीं था और ओलिवर समझ चुका था ये लोग इस ड्रैगन को नहीं हरा सकते। लेकिन ओलिवर हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था। वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल करने वाला है मैजिकल कन्वर्जेंस और इसके बाद वो अटैक करता है डिवाइन फ्लैश से, जिसका की इम्पैक्ट इतना था कि ओलिवर काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन इसका हमारे ब्लैक ड्रैगन पर कुछ भी असर नहीं हुआ था और ओलिवर ये देखकर पागल हो जाता है। लूना मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज ये बोलो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, प्लीज ये बता दो। अबे तू लीडर है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। सच तो ये है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं बची, जल्दी से फिकल गेट का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों फिकल गेट एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसका की इस्तेमाल से कोई भी एडवेंचरर जल्दी से डंजन से बाहर निकल सकता है। लेकिन ये इन्हें डंजन से बाहर निकालने की बजाय किसी और दूसरे फ्लोर पर भेज देगा। ऐसा भी हो सकता है ये लोग 100th फ्लोर पर चले जाए और ऐसा भी हो सकता है ये फ्लोर नंबर 1 पे चले जाए। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग फिकल गेट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही एक पोर्टल खुलता है ब्लैक ड्रैगन इनकी तरफ काफी स्पीड में बढ़ता है। ये इतनी स्पीड में बढ़ रहा था मानो कि इनकी चटनी सी बना दे और वो घुस जाता है फिकल गेट के उस पोर्टल में। ये क्या हो गया? ब्लैक ड्रैगन वो कहाँ गया? और अब ये पॉसिबिलिटी सामने आ चुकी थी कि अगर वो किसी लोअर फ्लोर पे गया होगा तो वहाँ के एडवेंचरर्स का क्या हाल होने वाला है। ब्लैक ड्रैगन तो अकेले ही सबकी चटनी बना देगा। तभी ल्यूना इन्हें बोलती है अब हमें सबको फोर्स टेलीपोर्ट करवाना होगा। तो फोर्स टेलीपोर्ट नाम की स्किल हर एक एडवेंचरर के गिल्ड कार्ड में होती है, जिससे कि जो गिल्ड है वो किसी इमरजेंसी के टाइम पर सभी लोगों को जो कि डंजन में फंसे हुए हैं वहां से निकाल सके। और ओलिवर ये डिसीजन लेता है कि इसे ये काम गिल्ड से करवाना ही होगा। अब ओलिवर जाने से पहले ल्यूना से पूछता है ल्यूना बस तुम मुझे इतना बताओ, मेरी जो मैजिकल कन्वर्जेंस है वो करने के बावजूद मेरे अटैक का उस ड्रैगन पर क्यों असर नहीं हुआ? लग रहा है अभी भी तुम अनजान हो। देखो ओलिवर, जो ओरुन था वो मैजिकल कन्वर्जेंस के टाइम पर तुम्हारे ऊपर एक स्पेल को कास्ट करता था जिससे तुम्हारी कन्वर्जेंस की स्पीड काफी रैपिडली बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ओरुन यहाँ पर नहीं है तो ये फिली हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और फिली उन्हें बोलती है बफ तो मैं कर सकती हूँ लेकिन तुम लोगों की मैजिकल रेजिस्टेंस काफी हाई है और कोई भी स्पेल 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ओरुन हमारी घंटों घंटों चलने वाली फाइट में एक भी बार हमारे ऊपर बफ मैजिक का इस्तेमाल कम नहीं होने देता था। और ल्यूना उन्हें बोलती है
दरअसल ओरुन ने खुद के ओरिजिनल स्पेल्स क्रिएट करे थे ताकि वो हमारी पार्टी की हेल्प कर सके और वो हमारी पावर्स को 50 गुना बढ़ा देता था। 50 गुना। फिली भी ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि जो सेल्मा है वो भी किसी की पावर्स को 10 टाइम ही बढ़ा सकती है, पर इसके बाद जिसकी की पावर्स बढ़ी है वो काफी कमजोर हो सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। तो अब ये लोग जल्दी से भागते भागते उस डंजन से निकलने की कोशिश करते हैं और सभी लोगों को ओरुन की अहमियत का पता चलता है। भागते भागते ये लोग डंजन से बाहर आते हैं और आसपास काफी सारे एडवेंचरर्स खड़े हुए थे। हमारी वजह से कितने लोगों की जान जा सकती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हम कोई हीरो पार्टी नहीं है, हीरो तो असली ओरुन है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरफ हम देखते हैं डंजन में जहाँ पर ओरुन अपने तीनों चेलों को बताता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज हमारा है आखिरी दिन। आज हम फ्लोर 36 से फ्लोर 50 तक पहुँचेंगे, तो प्लीज अपना बेस्ट करना। और वो लोगन को देखता है जो कि उसकी तरफ देखकर काफी क्रीपी सी स्माइल कर रहा था। अब यार इसे क्या हो गया। और तभी ओरुन के पास कैरोलिन आ जाती है और पूछती है आज हमारा आखिरी दिन है मास्टर, क्या आप मेरे लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हो जिससे कि मैं और पावरफुल हो जाऊँ। हाँ, मॉन्स्टर दिखते ही उसकी तरफ भागना छोड़ दो तुम। लेकिन मैं वहाँ पर इसलिए भागती हूँ ताकि वे मॉन्स्टर जो भी डैमेज देना चाहते हैं वो मुझे ही दे दे। मैं नहीं चाहती मेरे टीममेट्स की डेथ हो। लेकिन तुमने कभी अपने टीममेट्स के बारे में सोचा है उन्हें कैसा लगता होगा जब तुम अपने आप को डेंजर में डालती हो। एक डिफेंडर का काम होता है डिफेंड करना, ना कि अटैक करना। प्लीज उसे ध्यान में रखकर लड़ा करो। लेकिन वो नहीं मानती। तभी वहाँ पर लोगन आ जाता है और बोलता है मास्टर ठीक कर रहे हैं, फेमस एल्बर्ट ने भी यही कहा था, टीम वर्क इज द की टू सक्सेस। यहाँ पर जिस एल्बर्ट की बात हो रही है वो एक काफी फेमस बंदा है जो कि सिल्वर रैबिट गिल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंडर था, लेकिन इसकी डेथ हो गई थी फ्लोर 92 पर ब्लैक ड्रैगन से लड़ते हुए। एल्बर्ट का जिक्र सुनते ही कैरोलिन बोलती है मैं एल्बर्ट की तरह ही बनना चाहती हूँ। अगर मेरी कभी डेथ हो जाए तब भी मैं सबके मुंह पर स्माइल देखना चाहती हूँ। और ओरुन को उसके अंदर काफी ज्यादा डार्कनेस नजर आती है। अब सोफी भी ओरुन से पूछती है ओरुन मेरे अंदर भी क्या कमी है, प्लीज मेरे को भी बता दो। ये अच्छी बात नहीं होती मास्टर, मुझे भी बताओ मैं कैसे स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। अब तभी ओरुन के पास आ जाती है सलमा जो कि ओरुन को बोलती है ओरुन मैंने क्लाइंट लीडर से बात करी है और आज मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी तुम्हारी फाइट्स को, जिसके के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि तुम एल्बर्ट की जगह हमारी गिल्ड में ले सकते हो या फिर नहीं। लेकिन एक पार्टी में 2 इंचेंटर्स की क्या जरूरत होती है। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, तो मैं तुम्हारी स्वॉर्ड फाइट देखना चाहती हूँ, ध्यान से लड़ना। तो आज के दिन की इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि ये लोग अलग अलग जगह पर जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स में। लेकिन इन लोगों ने ग्रुप 10 को अकेले ही ओरुन के साथ भेज दिया। वे लोग पूछते हैं ओरुन इन लोगों ने हमें अकेला क्यों भेजा, हमारे साथ और कोई ग्रुप क्यों नहीं है। वो दरअसल किसी भी डंजन को कॉन्कर करने के लिए हमें उसका पूरा का पूरा रास्ता याद रहना चाहिए और साथ ही उस डंजन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इसी वजह से एडवेंचरर्स ये स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें क्या दिक्कत है, हमारे साथ तो ओरुन है जो कि सबसे ज्यादा डीपेस्ट फ्लोर्स पर गया हुआ है ना। हाँ ओरुन मास्टर मैं आपसे यही पूछने वाला था, नीचे वाली फ्लोर्स पर ऐसा क्या होता है, क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकते हो। हाँ जैसे कि फ्लोर नंबर 76 पर पूरा का पूरा वेदर स्नोई होता है, वहाँ पर बर्फ गिरती है और वहाँ पर मॉन्स्टर्स मिलते हैं जैसे कि आइस लिजर्ड्स। अब लोग बहस करने लग जाते हैं ओरुन पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। लेकिन इस तरफ हम गिल्ड में देखते हैं ल्यूना को जो कि रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और बोलती है जल्दी गिल्ड मास्टर को बुलाओ, हमें सभी लोगों को डंजन के अंदर से फोर्स टेलीपोर्ट करना होगा। और ओरुन की पार्टी को भी डंजन के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही थी क्योंकि इन लोगों ने अभी तक एक भी मॉन्स्टर को देखा ही नहीं था। तभी कैरोलिन स्पॉट करती है एक गॉब्लिन को और तुरंत ही उसके पीछे भागती है और गॉब्लिन उसे इससे पहले सीरियसली इंजर्ड कर पाता। ओरुन उसके ऊपर डीबफ मैजिक का इस्तेमाल करता है और कैरोलिन उसका काम तमाम कर देती है। अब ओरुन जल्दी से उसके पीछे भागते भागते आता है और कैरोलिन को डांटता है अभी तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि एक पार्टी में डिफेंडर का काफी क्रूशियल रोल होता है। अगर तुम मर जाओगी तो ये बताओ बाकी दोनों को कौन डिफेंड करने वाला है। लेकिन मैं भी जिंदा हूँ ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओ मैन तुम नहीं मानने वाले। तो कैरोलिन मैं तुम्हें
आज के लेसन के बाद एक न्यू चीज सिखाऊंगा जो कि तुम्हें और अच्छे से डिफेंड करने में मदद करेगी। अब तभी लोगन भी आगे आता है और अरुण से सवाल जवाब करने लगता है। तब अरुण उसे बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम डीबफ्स के बारे में जानो। जरूरी नहीं है तुम बस अपने टीममेट्स को बफ करो। अपने अपोनेंट को डीबफ करने के बाद तुम अपने टीममेट्स की और अच्छे से हेल्प कर सकते हो, जैसे कि एजिलिटी डाउन। लेकिन ये जो डीबफ्स होते हैं ये अलग अलग मॉन्स्टर्स पर उनके मैजिक रेजिस्टेंस के हिसाब से लगाने होते हैं और फ्लोर 60 के बाद बॉसेस पर तो ये डीबफ्स काम भी नहीं करते। इसी के साथ साथ वो उसे ट्रैप मैजिक के बारे में भी बताता है और बोलता है, अपने पीछे देखो लोगन। और वहाँ पर 2 वुल्फ भागते भागते आते हैं और ये लोग देखते हैं वहाँ पर एक ट्रैप स्पेल था जिसमें कि वे वुल्फ फंस जाते हैं। तो वो लोगन को बताता है, देखा हम आगे आगे चल रहे थे लेकिन कोई मोन्स्टर हमें पीछे से अटैक ना कर दे, इसी वजह से हमें साथ साथ ट्रैप मैजिक बिछाते हुए चलना पड़ता है। अभी तक तो तुमने नोटिस भी नहीं करा था कि मैंने सैकड़ों बार इस ट्रैप मैजिक का इस्तेमाल करा है। अब तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं गिल्ड में, जहाँ पर ओलिवर की पार्टी गिल्ड मास्टर को बोलती है, हमें जल्दी से सभी लोगों को फोर्स टेलीपोर्ट करवाना होगा क्योंकि ब्लैक ड्रैगन फिकल गेट के थ्रू किसी दूसरे फ्लोर पर जा चुका है और जब तक हम उसे क्लियर ना कर ले हमें संभाल कर रहना होगा। और गिल्ड मास्टर उन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा करता है, लेकिन जल्दी ही वो सभी लोगों को फोर्स टेलीपोर्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस काम को करने में उन्हें काफी सारा माना लगने वाला है और ये कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे। और इस तरफ अरुण सोफिया को बताता है कि तुम पैरेलल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकती हो, जिससे कि तुम एक स्ट्रॉन्गर स्पेल की जगह 4-5 वीकर स्पेल रैपिडली फायर कर सकती हो। ऐसे समझो जैसे कि तुम जब एक स्पेल को कंस्ट्रक्ट कर रही हो और जब वो यूज हो रहा हो तभी दूसरा स्पेल कास्ट कर दो और धीरे धीरे कर तुम उससे एडवांस्ड मैजिक भी इस्तेमाल कर पाओगी। तो अब सभी डंजन टीम्स डंजन को एक्सप्लोर करने के बाद फ्लोर बॉस के पास पहुंचती है और सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, बस हमें ऑब्जर्व करो। इस फ्लोर का बॉस था हाई लेवल ऑर्क और अरुण उन लोगों को बोलता है, इसे हमें टीम वर्क के साथ मारना होगा ताकि लोग टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझ सके। तो अब अरुण उस बॉस के ऊपर चार्ज करता है और इसी के साथ साथ वो उसके पीछे एक स्पेल को कास्ट कर देता है ताकि वो गिरे ना। और तभी सैल्मा भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन की मदद से काफी सारे स्पेल्स को कास्ट करती है और तुरंत ही उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। बच्चे देखते हैं इन लोगों ने एक दूसरे से बिना बात करे ये जान लिया कि आगे क्या करना है। ये पक्का काफी अच्छे टीममेट है, उनका टीम वर्क तो लेजेंडरी है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनल 50th लेवल के बॉस तक पहुंच जाते हैं। इस फ्लोर का बॉस था जायंट क्रैब। सलमा और उनको बोलती है, इसे तुम अकेले हैंडल करके दिखाओ ताकि हम तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स को एनालाइज कर सके। और अरुण ऐसा ही करता है और काफी स्पीड में जाकर एक इम्पैक्ट नाम के स्पेल का इस्तेमाल करता है। ये सेम टू सेम स्पेल है जो कि ओलिवर भी इस्तेमाल करता है। इस स्पेल में क्या होता है, दरअसल जो अरुण है वो अपने मैजिक को और साथ ही साथ आसपास के मैजिक को कन्वर्ट कर एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करता है और फिर एक ऐसी स्ट्राइक करता है जिसमें कि बहुत सारा मैजिक भरा हो। अब बचा खुचा काम बाकी टीममेट्स कर देते हैं और इन लोगों ने फाइनली 50 फ्लोर डंजन के कॉन्कर कर लिए थे। और सलमा सभी को बोलती है, तो चलो अब हम चलते हैं घर पर। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है ब्लैक ड्रैगन। ये प्रेशर, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहीं ये ब्लैक ड्रैगन तो नहीं। और उन सोचता है जल्दी से मुझे सोचना होगा कि कैसे मैं इन सभी की जान बचा सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में आता है कि इस फ्लोर का बॉस तो पहले से ही मर चुका है, तो बस अब हम सभी लोगों को उस क्रिस्टल तक पहुँचना होगा ताकि हम डंजन से बाहर टेलीपोर्ट हो जाए। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है इन लोगों पर जो कि फ्रीज हो चुके थे और अरुण को समझ में आ जाता है कि अगर वो अकेला यहाँ से भागेगा तो सभी लोगों की जान चली जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इस ड्रैगन से फाइट करेगा। तो जल्दी से अपनी तलवार को निकालता है और तलवार निकालते ही सलमा को बोलता है, जल्दी से एक प्रोटेक्टिव बैरियर का इस्तेमाल करो। और सलमा भी तुरंत ही समझ जाती है और प्रोटेक्टिव बैरियर को लगाती है, जिसकी वजह से ड्रैगन का ये अटैक उन तक नहीं पहुंच पाता। सलमा नोटिस करती है कि इसका ये जो बैरियर था ये ब्लैक ड्रैगन के अटैक को कभी भी सस्टेन ही नहीं कर सकता था। तब उसका सब जाता है और उन पर, जो कि ड्रैगन से लड़ते लड़ते भी इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। और उन ड्रैगन की तरफ एक
डैगर को फेंकता है, जिसके की बाद अपना सबसे पावरफुल अटैक जिसे की बोलते हैं इम्पैक्ट उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इतनी बड़ी एक्सप्लोजन के बावजूद ड्रैगन को कुछ नहीं हुआ था और उनको ये पता था कि इम्पैक्ट से भी कुछ नहीं होने वाला। तो वो सलमा को बोलता है, तुम बस रुकीज को मरने मत देना, इस ड्रैगन को मैं संभाल लूंगा, मेरे पास एक प्रॉपर प्लान है। अब वो ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगता है, उसे अपने पीछे लाता है। ड्रैगन उस पर फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन ओरुन तुरंत ही रिफ्लेक्टिव वॉल का इस्तेमाल कर ड्रैगन पर ही उसके अटैक को फेंक देता है। लोगन उस स्पेल को देखकर बोलता है, ये कौन सा स्पेल था, मैंने आज तक ऐसा स्पेल नहीं देखा। तो दरअसल जो रिफ्लेक्टिव वॉल है वो ओरुन का एक ओरिजिनल स्पेल है। अब ओरुन देखता है इसके खुद के ही अटैक से ब्लैक ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वो अपने ऊपर स्टेटस अप का इस्तेमाल करता है। सलमा देखती है उसने तो बस एक बार स्टेटस अप करा है, इसका मतलब है ओरुन की स्टैट्स डबल हो चुकी है। इतना क्या काफी रहेगा ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए। लेकिन तभी उसके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए ओरुन 5 टाइम स्टेटस अप का इस्तेमाल करता है। इसका की मतलब है उसकी जो पावर्स है वो ऑलरेडी 10 गुना बढ़ चुकी है और अब वो काफी इजीली ब्लैक ड्रैगन के अटैक्स को डॉज कर पा रहा था और इसका असर उसकी बॉडी पर साफ दिख रहा था। उसके नाक से खून आने लग जाता है क्योंकि ओरुन एक साथ 30 स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो भागते भागते ब्लैक ड्रैगन के ऊपर कूदता है। सलमा और बाकी सभी को लगा था कि अब ये इस अटैक को कैसे डॉज करेगा क्योंकि मिड एयर ओरुन डॉज नहीं कर सकता। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं ये किसी चीज पर खड़ा होकर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दरअसल सभी ह्यूमंस में मैजिक को कंटेन करने की एबिलिटीज होती है, लेकिन कुछ के पास बचपन से ही स्पेशल एबिलिटी आती है और हमारे ओरुन के पास भी ऐसी ही एबिलिटी है जिसका की नाम है मैजिकल कन्वर्जेंस। इसकी मदद से ये माना को मटेरियलाइज कर सकता है। तो अब ओरुन अपनी स्वॉर्ड की शार्पनेस को बढ़ाता है और इसी के साथ साथ इम्पैक्ट का इस्तेमाल कर उस ड्रैगन को गिरा देता है। सभी लोग सोचते हैं कि ओरुन इस फाइट को जीत चुका है और ड्रैगन वापस से उठता है और ओरुन और वो ड्रैगन वापस से लड़ने लगते हैं। सलमा मन ही मन सोचती है, मैं नाइट स्काई सिल्वर रैबिट की गिल्ड की सबसे पावरफुल मेंबर हूँ और मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ और उनकी हेल्प के लिए क्या मुझे उसके ऊपर अपना सपोर्ट मैजिक कास्ट करना चाहिए? नहीं, मुझे सभी लोगों को प्रोटेक्शन देने में ध्यान देना चाहिए। अब तभी वो ब्लैक ड्रैगन भी पावर अप करता है और उसके चारों तरफ से एक पर्पल मिस्ट निकलने लगती है। सलमा बताती है कि ये भी अपने माना को मटेरियलाइज कर रहा है, जिसके की बाद ये उन्हें एक गन की तरह फायर करता है। ये ब्लैक ड्रैगन का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है। अब ओरुन उसके अटैक के लिए तैयार होता है और जैसे ही ब्लैक ड्रैगन के अटैक ओरुन की तरफ आते हैं वो उन्हें डॉज करता है और ब्लैक ड्रैगन पर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है, लेकिन जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि इसकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा टफ हो चुकी है। तभी वो नोटिस करता है ब्लैक ड्रैगन ने अपने अटैक पैटर्न को चेंज करा है और वो काफी मुश्किल से इसके पर्पल एरोस को डॉज कर पा रहा था। और तभी ओरुन एक स्टोन वॉल का इस्तेमाल करता है। अब तभी एक पर्पल एरो उसको पीछे से हमला करता है, लेकिन वहाँ पर ओरुन ने पहले से ही एक ट्रैप मैजिक जिसे कि रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है वो कास्ट कर दिया था। इसकी वजह से इसकी जान बच गई थी। अब वे दोनों काफी सीरियसली लड़ने लगते हैं और सलमा मन ही मन सोचती है ओरुन कभी भी ब्लैक ड्रैगन को नहीं हरा सकता क्योंकि ओरुन के पास वो पावर नहीं है कि वो इसका काम तमाम कर दे। और वैसे भी एक पार्टी में 5 मेंबर्स का होना जरूरी होता है और अकेले कैसे संभालेगा। तभी हम देखते हैं ओरुन को जो कि ड्रैगन पर लगातार अटैक कर रहा था और इसके बाद पैरेलल कंस्ट्रक्शन की मदद से एक काफी एडवांस्ड मैजिक को भी कास्ट करता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ओरुन अपने स्पेल में एक चेंज करता है। इसके बाद वो उन्हें ऐसे ट्वीक करता है जिससे कि वे रैपिडली फायर कर सकते हैं और फिर अपनी मैजिकल कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड में सारा माना मटेरियलाइज कर एल्बर्ट के डिवाइन फ्लैश को कास्ट करता है। और अब सभी को यकीन था कि इस डिवाइन फ्लैश से ब्लैक ड्रैगन तो पक्का मर ही जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन ने अपनी टेल को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसकी जान बच सके और वापस से ओरुन पर अपनी पर्पल बीम्स का इस्तेमाल करने लगता है। तभी रास्ते में ही ओरुन के जो भी बफ्स थे वो सारे खत्म हो जाते हैं और सलमा अपने बफ्स का इस्तेमाल करने वाली होती है और ओरुन उसके मैजिक को कास्ट ही नहीं होने देता। अपने बफ्स अपने पास रखो, ये मुझे बस कमजोर ही करने वाले हैं। मैं अपने ही बफ्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है? तुम बस अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अब वापस से ओरुन अपने ऊपर 5 बार स्टेटस अप का इस्तेमाल कर इम्पैक्ट का इस्तेमाल करता है और ब्लैक ड्रैगन को जमीन पे गिरा देता है।
लेकिन इतना सब भी उसे हराने के लिए काफी नहीं था। वो वापस से पूरा रीजनरेट हो जाता है और ओरुन का स्टेमिना काफी स्पीड में बर्न हो रहा था, जिसकी की वजह से इसकी स्वॉर्ड भी टूट गई थी। अब ओरुन समझ जाता है कि अब और होल्ड बैक कर कुछ भी फायदा नहीं है, तो वो डिस्ट्रक्शन नाम के एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि वो काफी सारा माना मटेरियलाइज कर एक स्वॉर्ड को बनाता है और जल्दी से आसमान में कूदता है। ओरुन पर्पल मिस्ट को काउंटर करने के लिए काफी सारे ट्रैप मैजिक का भी इस्तेमाल करता है और फिर ड्रैगन के ऊपर पहुंचने के बाद अपना वेट अप कर काफी स्पीड से ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और इस बार का ये अटैक ब्लैक ड्रैगन की ऐसी तैसी कर देता है और फाइनली ओरुन ने अकेले ही एक फ्लोर 92 के बॉस को हरा दिया था, और एक ऐसा बॉस जिसे कि हराने के लिए नाइट स्काई सिल्वर रैबिट गिल्ड इतने सालों से लगी हुई थी और उन्हें उसे अकेले ही निपटा दिया। सभी लोग ओरुन की तरफ भागते हुए आते हैं और ये लोग काफी खुश भी दिख रहे थे क्योंकि फाइनली ओरुन ने इनकी जान बचाई और इसी के साथ साथ इन लोगों को और उनकी पावर्स पे भरोसा हो चुका है। अब तभी हम डंजन के बाहर देखते हैं जहाँ पर हीरो पार्टी भागते भागते आ रही थी और वे लोग देखते हैं सारे एडवेंचरर्स डंजन से बाहर आ चुके हैं। इसका की मतलब है गिल्ड का जो स्पेल था वो सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन भाई अभी सक्सेसफुल होने का क्या फायदा, और उन्हें अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को जो डिफीट कर दिया। अब पूरी की पूरी हीरो पार्टी ये देखकर हैरान हो जाती है कि ब्लैक ड्रैगन तो मरा पड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है, किसने उसकी जान ली है। ल्यूना देखती है कि ओरुन वहाँ पर काफी ज्यादा घायल पड़ा हुआ है और उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है हमारे ओरुन ने ही ब्लैक ड्रैगन को हराया है। अब ओरुन उन लोगों के आगे से जाने लग जाता है और डेरिक बोलता है तुम तो यहाँ से ऐसे जा रहे हो जैसे कि तुमने ही ब्लैक ड्रैगन को मारा हो, लेकिन ओरुन उसे इग्नोर कर वहाँ से भागता है। ल्यूना डेरिक को समझाती है क्या तुम देख भी नहीं पा रहे हो कि यहाँ पर अकेला ओरुन ही इंजर्ड है और सभी लोग सही सलामत, तो तुम मुझे बता सकते हो ब्लैक ड्रैगन को किसने मारा। और डेरिक को काफी गुस्सा आता है तो वो ल्यूना की तरफ भागता है। ल्यूना उस पर एक स्पेल को कास्ट करती है और उसे एक जगह पैरालाइज कर देती है और ओलिवर और उनकी इस फीट को जानने के बाद उससे काफी ज्यादा चिढ़ने लगता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी अभी हमने रिसेंटली 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करे थे और इसी के साथ साथ पुरानी वीडियोस पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हाँ सायोनारा।